हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना क्यूटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखे गए हैं, आज हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका नेक्स्ट एग्जाम अब क्यूटी है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स की, फॉर्मूलेस की, इन सब की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। वो सब करने के बाद आपको जो है इन 6 क्वेश्चंस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये सारे वो वाले क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं किसी ना किसी ईयर में। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल पार्ट आता है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल आने ही हैं। उसमें से एक क्वेश्चन, मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आपका रहेगा मीन, मीडियन या मोड में से, दूसरा आपका रहने वाला है कोरिलेशन में से। ठीक है, तो आपको मीन, मीडियन और मोड के प्रॉपर फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। यहाँ पर सीरीज़ जो है 3 टाइप की रहती है हमारी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो हर एक सीरीज़ के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको बुक्स में बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उन फॉर्मूलेज को लर्न करिए और उनका एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है तो आपको ईजिली एक पेज का आंसर लिखने में, अगर आपने सही आंसर कैलकुलेट किया तो ईजिली आपको 6 to 10 मार्क्स मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। कम टाइम में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, तो आप मीन, मीडियन, मोड को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा विथ फॉर्मूलेज और प्रैक्टिस भी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर मेरे पास डेटा इतना ह्यूज अमाउंट में होता है कि मुझे मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं सारा डेटा एक साथ कलेक्ट करूं और मैं उस पर रिसर्च करूं। ठीक है, अगर मैं वॉच बनाने की कंपनी हूँ और मुझे रिसर्च करना है कि लोगों को किस तरीके की वॉच अच्छी लगती है, तो मैं पूरे इंडिया की जाके एक से जाके नहीं पूछ सकती ना कि किसको किस तरीके की वॉच पसंद है। तो मैं पूरे पॉपुलेशन में से, जो मेरी पॉपुलेशन है उसमें से मैं सैम्पल कलेक्ट करती हूँ। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, तो अगर मैं बेबीज़ के लिए टॉयज़ बनाने की फैक्ट्री है मेरी, तो मैं अगर डेटा कलेक्ट करने जाऊँगी तो मेरा टारगेट कौन रहेगा? वो पेरेंट्स जिनके कुछ एक एज ग्रुप के बच्चे हैं। ठीक है, तो अब मैं हर एक पेरेंट के पास तो नहीं जा सकती, तो सारे पेरेंट्स मेरी ओवरऑल पॉपुलेशन हो गई। देखो, यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी टारगेट ऑडियंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो मेरे सारे टारगेट ऑडियंस रहेंगे। अब मैं हर एक पेरेंट के पास तो नहीं जा सकती, मुंबई, दिल्ली, हर जगह तो मैं नहीं जा सकती। तो मैं क्या करती हूँ, उन सब में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उन पर स्टडी करती हूँ और उनकी स्टडी के हिसाब से सब पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन डिराइव करती हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग कलेक्ट करने के मेरे पास 2 तरीके होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इसमें भी सब टाइप्स हैं आपके। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन करके आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि सैम्पलिंग में से एक नया क्वेश्चन एवरी ईयर देखा गया है कि आया हुआ है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग कार्ल पियर्सन। ये आपका सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, जिसके आपके पास 2 मेथड्स रहते हैं, एक यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड और एक यूजिंग स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन में आपके पास 2 से 3 फॉर्मूलेज हैं, लेकिन इसमें ये आपका एक फ़ायदा है कि जैसे आपके सारे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलेज हैं, कुछ एक या 2 ईजी फॉर्मूलेज है, तो यहाँ पर आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि इस मेथड से करो। ठीक है, अभी तक तो मतलब ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं देखा गया है जिसमें आपको मेथड भी बताया हो। तो आप कार्ल पियर्सन का इजी वाला, मतलब एटलीस्ट अब फॉर ए सेफर साइड आप 2 फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न कर लीजिए और उससे आपका जो है ये वाला क्वेश्चन भी क्रैक हो जाएगा। अब ये तो हुआ कार्ल पियर्सन का। स्पियर्समैन का जो रैंक कोरिलेशन है, अब स्पियर्समैन की थ्योरी भी आ सकती है, उसका प्रैक्टिकल भी आ सकता है। क्वेश्चन में मतलब दोनों ही देखे गए हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो आप इसकी थ्योरी मतलब स्पियर्समैन कोरिलेशन के फंक्शंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसका एक तरीके से, अब देखो एक फ़ायदा ये रहता है कि जब आपके पास कोई प्रैक्टिकल टॉपिक रहता है तो आप उसमें एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर आ सकते हैं। बहुत ईजिली आप एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना पड़ेगा उस टॉपिक से। तो आप स्पियर्समैन की थ्योरी प्लस उसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड रोल इन मैनेजमेंट। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, जब आप किसी भी डेटा को कलेक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स मतलब स्टैटिस्टिक्स। अगर आप डेटा कलेक्ट करो कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं नहीं है, तो आपके पास एक काउंट आएगा कि हाँ यार इतने लोग वैक्सीनेटेड, इतने लोग नहीं है, इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं। तो दिस इज ऑल स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स का मैनेजमेंट से क्या रिलेशन है? जब मैनेजमेंट मतलब आप कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस फर्म्स को जो है डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मे इट भी उनके कस्टमर्स हों, मे इट भी शेयर होल्डर्स हों, मे इट भी उनके एम्प्लॉयज़ हों, कहीं ना कहीं किसी न किसी से कोई ना कोई डेटा रिलेटेड होता ही है। तो इन सब डेटा को कलेक्ट करना, इन सब को एनालिसिस करना, इन सब पे टूल्स अप्लाई करना, मीन, मीडियन, मोड के टूल्स होते हैं, हाइपोथेसिस रहता है, ये सारे टूल्स अप्लाई करके कुछ कंक्लूजन्स निकालना। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आपका था 4th क्वेश्चन।
Okay, so I'll continue the next two questions. So next question हमारे पास, what do you mean by hypothesis? तो जब हम कभी भी किसी चीज़ का सर्वे करने जाते हैं तो सर्वे करने के लिए, जैसे कि अभी आपको हर्षिता मैम ने लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि सैम्पलिंग क्या होती है, तो हमारा एक टारगेट ऑडियंस होता है, हमारी एक पॉपुलेशन होती है। अब हम पूरे पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तो हम उसमें से एक छोटा सा सैम्पल साइज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया में किसी लेट्स से शूज़ के ऊपर, मैं मेंस शूज़ के कंपनी चाह हूँ, तो उसके ऊपर मैं सर्वे करना चाह रहा हूँ। अब इंडिया में पहले मैं मेंस कैटेगरी देखूंगा और उसमें भी शूज़ कैटेगरी देखूंगा स्पेसिफिकली। अगर जैसे मेरे को स्पेसिफिक लगे स्नीकर्स के ऊपर करना है, तो मैं एक स्नीकर का मार्केट को टारगेट करूंगा, तो वो मेरा टोटल पॉपुलेशन बन जाएगा। अब लेट सपोज कर लो कि इंडिया में 30 करोड़ मेल ऐसे हैं जो कि स्नीकर्स पहनते हैं, तो मैं 30 करोड़ लोगों से जाके उनका इंडिविजुअली इंटरव्यू नहीं ले सकता हूँ, या किसी भी तरीके से उन सबका मैं डेटा गैदर नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उसका एक छोटा सा सैंपल बना लेता हूँ। जैसे कि तो 30 करोड़ लोगों को जो रिप्रेजेंटेबल ऑडियंस हो सकती है वो हो सकती है 30 लाख। 30 लाख काफ़ी एक अच्छा एक सैंपल साइज बन जाता है, और जिसको मैं अलग अलग जगह से कलेक्ट करूंगा। अब जब मेरे पास वो सैंपल आ जाएगा, तो सैंपल आने के बाद मैं एक ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा कि मैं रिसर्च कर क्यों रहा हूँ। मेरे रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इंडिया में जो स्नीकर्स पहनते हैं उनका प्राइस जो है वो लाई करता है, उसका जो एवरेज प्राइस है दैट इज अबाउट 1000 रुपीज़। तो अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं पता करूं कि मेरी ऑडियंस का या इंडिया में स्नीकर्स पहनने वाले ऑडियंस का एवरेज प्राइस रेशो क्या है। तो अब वहां से मैंने एक ऑब्जेक्टिव ले डाउन किया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट से अब मैं हाइपोथेसिस बनाने वाला हूं। अब जो हाइपोथेसिस होते हैं वो एक स्टेटमेंट होता है, जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट सही हो, बट वो आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर लाई करता है। ये बताता है कि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी कंपनी का या आपके रिसर्च का एम क्या है जिसके लिए आप ये रिसर्च करने वाले हो। तो आपके दो तरीके के हाइपोथेसिस बनेंगे, एक बनेगा नल हाइपोथेसिस और एक बनेगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो होगा जिसको आप मान के चलोगे कि वो ट्रू होगा और आप ट्राई करोगे कि आप उसको ट्रू प्रूव कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी एक बल्ब की फैक्ट्री है, उस बल्ब की फैक्ट्री में ऑब्वियसली बहुत सारे बल्ब बनते होंगे, लेकिन उस कंपनी का मालिक हर एक बल्ब को चेक नहीं करता होगा। जो उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करता होगा या फिर उसकी चेक करता होगा एफिशिएंसी, वो एक बड़े से यूनिट में से कुछ सैंपल्स निकालता होगा और उनको चेक कर लेता होगा। तो उसने एक हाइपोथेसिस दिया है कि जो लेट्स सपोज कि वो 10,000 यूनिट्स बना रहा है बल्ब के, उसमें से उसने बोला है कि मेरे पास 99% जो बल्ब हैं वो इफेक्टिव हैं या फिर सही हैं। तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस हो गया। मेरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि 1% से ज़्यादा बल्ब्स खराब होंगे उसमें। तो ये मेरे को दो हाइपोथेसिस मिल गए जो कि सारे ही प्रोबेबिलिटीज़ को कवर करेगा। अब या तो बल्ब सही हो सकता है या तो बल्ब खराब हो सकता है, उसके बीच में कोई और सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज़ कवर अप कर ली हैं। अब ये दो आपको हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन करने, एक नल हाइपोथेसिस और एक उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इससे रिलेटेड दो एरर्स क्रिएट होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, लेट सपोज कि आपने जो नल हाइपोथेसिस दिया था वो ट्रू था, बट आपने जो पूरा रिसर्च करी, सैम्पलिंग करी, फिर उसको आप एनालिसिस करोगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे, और उसके बाद जो आपका एंड रिजल्ट आया है वो आया है फॉल्स। मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस था वो एक्चुअली ट्रू था, बट आपका रिजल्ट आपके पास आया है फॉल्स। तो वो हो सकता है कि गलत आ गया हो फॉल्स, वो एक्चुअली ट्रू होना चाहिए था, बट आपने कहीं पे एरर किया और उस एरर की वजह से वो फॉल्स दिखा रहा है। तो आपने इस पूरे के पूरे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो इससे आपकी कंपनी को काफ़ी सारा नुकसान होगा, बिकॉज आप वापस से फिर रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि कहाँ पे आपने क्या क्या एरर करे थे, तो उसकी वजह से आपका टाइम, मनी और एनर्जी सब कुछ वेस्ट होने वाला है। जो दूसरे तरीके का एरर होता है वो बहुत ही ड्रास्टिक एरर हो सकता है। मान लीजिए आपकी कोई दवाई की कंपनी है, आपने पैरासीटामोल का कोई ऑल्टरनेटिव बनाया फॉर एग्जाम्पल। अब आपका नल हाइपोथेसिस था, वो जो भी आपका नल हाइपोथेसिस होगा, और आपके जो डिसीजन आया है, जो आपका कंक्लूजन आया है वो आया है फॉल्स ट्रू। मतलब आपने अपनी दवाई को एक्सेप्ट कर लिया है, बट एक्चुअली वो फॉल्स ट्रू था। मतलब एक्चुअली जो आपका रिजल्ट आना चाहिए था, आपके एरर की वजह से वो ट्रू आ गया है, बट वो एक्चुअली फॉल्स था। तो इसको आप समझ लोगे कि हाँ ट्रू है, और आप इसका जो भी आपकी दवाई होगी उसको आप मार्केट में लॉन्च कर दोगे। जब लोग उस मार्केट में जाने के बाद उस दवाई को कंज्यूम करेंगे, तब आप देखोगे कि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा, जब आपका एक्चुअली रिजल्ट फॉल्स आना था बट आपके में शो किया वो ट्रू। तो जो एक्चुअली रिजल्ट नल हाइपोथेसिस आपको रिजेक्ट करना चाहिए था और आपने उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये दो तरीके के आपको इसमें एक्सप्लेन करने, एरर्स क्या हो सकते हैं और दो तरीके के हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आपको बताता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स आप कितने बार ट्रू हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि मेरे पास एक बास्केट
बास्केट है, उस बास्केट में 6 बॉल्स हैं, 2 हैं रेड कलर की, 2 हैं ब्लू कलर की और 2 हैं ग्रीन कलर की। मैंने आपको बोला कि आपको रैंडमली एक उसमें बॉक्स में हाथ डालना है और बिना देखे एक बॉल को निकालना है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो आपके पास नंबर ऑफ आउटकम्स, आपको अपने फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स देखना है। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके यहाँ पे कितने हैं, 2 फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स है, मतलब 6 बॉल्स हैं, 6 में से 2 रेड बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितनी है, 6 बॉल्स। तो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और इसी तरीके से आप अनफेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी निकाल सकते हैं। अनफेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, 4/6। फेवरेबल आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6, और उसको आप फिर रेसिप्रोकेट में डिवाइड कर लोगे तो 2/6 आपका क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, डेक्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको एक प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि एक प्लेइंग कार्ड होते हैं तो उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब उस 52 कार्ड्स में से अगर वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि ब्लैक कलर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक कलर का कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से 26 होते हैं ब्लैक कलर के, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/52, जिसको डिवाइड करके निकालोगे 1/2। अब इसमें से आपके एक जो इक्वेशन बनती है प्रोबेबिलिटी की, दैट इज P + Q = 1, मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स प्लस टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स मिला के आना चाहिए 1, या फिर वो आपके 100% सिनेरियो को कवर अप करना चाहिए, जैसे कि हमने हाइपोथेसिस में देखा था कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मिला के 100% सिनेरियो को कंप्लीट कर रहे थे। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 1, जो कि आपकी सारी पॉसिबिलिटीज को कवर अप करेंगी। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। आई होप you have understood the context of this video. Please go and watch our main videos as well, and best of luck for your examination. Thank you for watching our video.